हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं गुप्त काल की संस्कृति से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। गुप्त काल की संस्कृति। गुप्त शासकों ने 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक शासन किए थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, साहित्यिक, कला, शिक्षा, धर्म और विज्ञान सभी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, जो कला साहित्य के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान थे। गुप्त साम्राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस युग के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना किए थे, जिसमें बीजगणित, त्रिकोणमिति और ज्यामिति का वैज्ञानिक विवरण मिलता है। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का उपयोग किए, जो आगे चलकर विश्व भर में गणना की आधारशिला बनी। इन्होंने पृथ्वी के घूमने और ग्रह की गति का भी गणितीय विश्लेषण किए थे। इस काल के एक अन्य गणितज्ञ बारहमिहिर पंचसिद्धिका नामक ग्रंथ में खगोलीय गणनाओं का विस्तार से वर्णन किए हैं। चिकित्सा और साहित्य। गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान का भी विस्तार हुआ। इस काल के धन्वंतरी आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके अलावा शल्य चिकित्सक शास्त्र का भी प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन विद्वान गुप्त काल के ही थे। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता ग्रंथ की रचना किए थे और नागार्जुन रसायन एवं धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। इन्होंने रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना किए थे, जिसमें सोना, चांदी एवं खनिज पदार्थों की रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। गुप्त काल के दौरान साहित्य काफ़ी फला फूला और संस्कृत साहित्य और नाटक के क्षेत्र के लिए यह वंश प्रसिद्ध है। कालिदास जैसे महान कवि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जो विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्य कृति में से एक है। इनके अलावा इन्होंने मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम मौर्य वंशियम, रघुवंशम इत्यादि पुस्तक लिखे हैं। शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना, गारी पुस्तक, महाभारत, रामायण के कुछ अंश सहित महत्वपूर्ण महाकाव्य और भक्ति ग्रंथ के अलावे अमरकोश पुस्तक, अमर सिंह द्वारा लिखित और कई विद्वान द्वारा कई पुस्तक इस काल में रचित की गई थी। मूर्तिकला। गुप्त काल की सर्वोत्तम कला उनकी मूर्तिकला है। इनकी अधिकांश मूर्तियाँ हिंदू देवी देवता से संबंधित है। इस काल में मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छुपाने के लिए मूर्तियों में वस्त्र का प्रयोग प्रारंभ किए थे। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्ति में सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति एवं सुल्तानगंज की कांसे की बुद्ध मूर्ति का उल्लेखनीय है। इन मूर्तियों में बुद्ध की शांत चिंतन मुद्रा में दिखाया गया है। कुर्म वाहिनी यमुना तथा मकर वाहिनी गंगा की मूर्ति का भी निर्माण इस काल में हुआ था। भगवान शिव की एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की भी पूजा, ब्रह्मा विष्णु शिव की त्रिमूर्ति की पूजा इस काल में ही शुरू हुई थी। इसी काल में ही वास्तुकला में भी गुप्त काल थोड़ा पिछड़ा हुआ था। वास्तुकला के नाम पर ईंट के कुछ मंदिर मिले हैं, जिनमें कानपुर के भीतरी गांव का मंदिर, गाजीपुर के भीतरी मंदिर, झांसी के ईंट के मंदिर उल्लेखनीय है। मंदिर निर्माण कला के जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। इस समय मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किए जाते थे। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ी का निर्माण किया जाता था। देवताओं की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता था और गर्भगृह के चारों ओर ऊपर से
आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग का निर्माण किया जाता था। गुप्त काल मंदिर पर पार्श्वों पर गंगा, यमुना, शंख एवं पद्म की आकृति बनी होती थी। एरन के विष्णु मंदिर, सांची के मंदिर, तिगवा का मंदिर, नचना कुठार की पार्वती मंदिर, भूमराग शिव मंदिर गुप्त काल में ही बने थे। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इस मंदिर में गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्व विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों से जड़ित, इसमें झांकती हुई आकृति, उड़ते हुए पक्षी, हंस, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक, फूल पत्ती की डिजाइन, प्रेमी युगल एवं बौने की मूर्तियां हैं। इस मंदिर की विशेषता के रूप में इसमें लगे 12 मीटर ऊंचे शिखर संभवतः मंदिर निर्माण में शिखर का पहला प्रयोग था। अन्य मंदिर के मंडप की तुलना में दशावतार के इस मंदिर में 4 मंडप का प्रयोग हुआ है। बौद्ध मंदिर में सांची तथा बोध गया में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 बुद्ध स्तूप में एक सारनाथ का धमेक स्तूप ईंट द्वारा निर्मित कराए गए हैं। इसकी ऊंचाई 128 फीट लगभग है। दूसरा राजगृह का जरासंध की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण उत्कृष्ट नमूना है। चित्रकला वसुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार गुप्त काल में चित्रकला उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। विष्णु धर्मेंद्र पुराण में मूर्ति, चित्र आदि कलाओं प्राप्त हुई है। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला की जानकारी व्यक्ति के लिए आवश्यक बताई गई है। गुप्तकालीन अजंता की चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व के प्रथम स्थान है। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्ती, वृक्ष एवं पशु की आकृति से सजावट का काम तथा बुद्ध एवं बोधिसत्व की प्रतिमा का चित्रण का काम है। जातक ग्रंथों से ली गई कहानी का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में चित्र के रूप में प्रयोग किया गया है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाती है। इन चित्रों में कहीं गैर भारतीयों के मानव चरित्र भी दर्शाए गए हैं। अजंता के निर्मित कुल 28 गुफाओं में वर्तमान में 6 गुफा हैं, जिसमें इन 6 गुफाओं की संख्या 17 गुप्तकालीन है। अजंता के गुफा नंबर 16 के दृश्य को मरणासन राजकुमारी का नाम से जाना जाता है और 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर गुफा को अजंता की गुफा संख्या 16 के में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी के चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, बर्गेस एवं फर्गुसन ने कहा है कि करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि यह चित्रकला के इतिहास में अतिकर्मण्य है। वाकाटक वंश के वसुगुप्त शाखा के शासक हरिसेन के मंत्री ब्रह्मंत्री ने गुफा संख्या 16 को बौद्ध संघ को दान दिए थे। गुफा संख्या 17 में उत्कीर्ण सभी चित्रों में माता और शिशु के नाम से का चित्र सर्वश्रेष्ठ है। अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल की ग्वालियर समीप बाघ नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफा बनाई गई है। 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने इन गुफाओं की खोज की थी, जहां से 9 गुफाएं मिली है। बाघ गुफा के चित्र का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त संगीत एवं नृत्य के चित्र सर्वाधिक आकर्षक है। गुप्त साम्राज्य के शिलालेख। गुप्त शिलालेख में गुप्त काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, जो इस युग के प्रशासन, संस्कृति एवं धार्मिक प्रथा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पत्थर, तांबे की प्लेट और स्तंभ जैसे विभिन्न सामग्री पर उत्कीर्ण ये शिलालेख शाही फरमान, भूमि अनुदान, धार्मिक संपन्न का जानकारी देती है। उल्लेखनीय उदाहरण में समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख शामिल है, जिसमें सैन्य विजय और उपलब्धि का गुणगान किया गया है। गुप्त काल का सबसे अधिक कुमारगुप्त का 18 शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भानुगुप्त के एरन अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ लेख इत्यादि गुप्त शासक के अभिलेख
प्राप्त हुई हैं, जिससे गुप्त काल के शासक के शासन और उनके बारे में जानकारी मिलती है। मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। थैंक यू।